हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं डोंट डिजर्व इट फैन फिक्शन के पार्ट 4। पिछले पार्ट में हमने सुना था वांग जी ने विंग और जिनजुन को बातें करते हुए देख लिया था, जिसके वजह से वो विंग की कलाई को खींचते हुए जिनसी के अंदर आ गए थे। अब आगे की स्टोरी। विंग पाउट बनाते हुए कहता है, क्या कर रहे हो? देखो, मेरी कलाई में तुम्हारी उंगली का निशान हो गया है। अब मुझे दर्द हो रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या? वांग जी जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, उसे गुस्से से बस देखे जा रहा था। विंग जब देखता है कि वांग जी उसके सवालों का कुछ भी जवाब नहीं देता है, तो वो गुस्सा हो जाता है। कहता है, तुम्हें जब कुछ कहना ही नहीं है तो फिर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? वांग जी उसे वाल में पेंच कर देता है और दूसरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करके उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। विंग पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है वांग जी के ऐसे बिहेवियर की वजह से, क्योंकि उसने आज तक कभी भी विंग को छुआ तक नहीं है। फिर आज ऐसा क्या हो गया? दूसरी तरफ वांग जी जैसे ही उसे एहसास होता है कि विंग उसके केस का कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब वो उसे थोड़ा सा दूर चला जाता है और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे छोड़कर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को चाहते थे जो तुम्हें यहाँ पर आकर किस करे? जैसे ही विंग को ये बात सुनता है तो वो गुस्से से उसे एक स्लैप कर देता है। वांग जी उस पर और जोर से गुस्सा हो जाता है और उसे खींचकर बेड के ऊपर फेंक देता है। उसके ऊपर आकर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। विंग अपने आप को प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो उसके चेस्ट पर मारते हुए उसे छोड़ने के लिए कहता है। वांग जी उसके दोनों हाथों को अपने हेडबैंड से बांधकर बेड के ऊपर तरफ बांध देता है। विंग जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, वो उसे चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो। अब वो अपने पैरों से लात मारने लगता है, तो वांग जी अपने दोनों पैरों से उसके दोनों पैर को लॉक कर देता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। जैसे विंग कुछ बातें करने की कोशिश करता है तो उसे चांस मिल जाता है जैसे वो अपने टंग को उसके मुंह में डाल सके। विंग जो इतने दिनों से अपने हस्बैंड का प्यार पाना चाहता था, मगर अब वो ऐसा नहीं चाहता। उसका दिल टूट गया था, उसके आंखों से आंसू निकल रहा था, जैसे वो वांग जी को रिक्वेस्ट कर रहा हो कि अब उसे छोड़ दे। मगर वांग जी जो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, अब वो उसे विंग के आंसू की दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस विंग को अपना बनाना चाहता था। विंग जैसे ही ब्रेथलेस हो जाता है तो वांग जी उसे थोड़ा सा दूर होकर उसके नेक के पास आ जाता है। उसे वहाँ पर किस और बाइट करने लगता है। विंग रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तुम मुझे मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते ना, तो फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊँगा, मगर प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जैसे ही वांग जी बात सुनता है, वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कहाँ चले जाओगे? अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से चले जाओगे? विंग को जैसे ही एहसास होता है, वो गुस्से से कहता है, हाँ मैं उसके साथ चला जाऊंगा, मगर प्लीज़ अब मुझे छोड़ दो। विंग के मुंह से जैसे ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड का नाम सुनता है, तो वांग जी गुस्से से एक ही बार में उसके ऊपर बॉडी के कपड़े को एक ही बार में फाड़ देता है और उसकी बॉडी पर चारों तरफ बाइट करने लगता है। वो उसके पूरे बॉडी पर अब किस करने लगता है। एक हाथ से उसके निपल्स को पिंच करते हुए दूसरे हाथ को वो पैंट के अंदर ले जाने लगता है, तो वहीं बहुत ज़ोर से रोने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मगर वांग जी को अब उसकी कोई भी बात नहीं सुनाई दे रहा था। वो तो बस अब बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अब वो जैसे उसे अभी के अभी खा जाना चाहता है। अब वांग जी उसके पैंट को भी खोल देता है और उसके थाई की तरफ देखने लगता है। वो उसे याद आता है कि जिनजुन ने हंसते हुए उसके थाई पर अपने हाथ रख लिया था, तो वो गुस्से से उसे मुट्ठी करके उसे बाइट कर लेता है। विंग जैसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो वो चिल्लाने लगता है। अब विंग अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था। वो गुस्से से कहता है, यू बास्टर्ड, मुझे छोड़ दो, तुम इंसान नहीं हो, एक मॉन्स्टर हो। मगर वांग जी जो उसकी बातों पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अभी उसे बिना रेडी किए उसे फोर्सफुली लव मेकिंग करने लगता है, जिसकी वजह से यूंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मगर मौन करते हुए वो रोने लगता है। अब बस उस कमरे में वांग जी का ग्रोन की आवाज़, विंग की रोने की और मौन की आवाज़ था। अब विंग प्रोटेस्ट करना, चिल्लाना, रिक्वेस्ट करना सब कुछ बंद कर दिया था। बस उसके दोनों आंखों से बड़े बड़े आंसू बस निकल जा रहे थे। मगर वांग जी को उसका कोई भी फर्क नहीं था। वो बस उसकी पोजीशन चेंज करते हुए उसके साथ लव मेकिंग करने लगता है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली। वांग जी बस चाहता था कि विंग 2 दिनों तक जैसे बेड से ना उठ पाए और वो उसे छोड़कर कहीं भी ना जाए। विंग अनकॉन्शियस होने लगता है, मगर वांग जी अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ था। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर विंग
पूरी तरह अनकॉन्शियस हो गया था। अब वांगजी बाथरूम की तरफ चला जाता है। वो ठंडे पानी में बैठकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और अपने गुस्से को भी। कुछ देर बाद जब वो शांत हो जाता है, वो एक टायर लेकर विंग के पास आता है और उसे क्लीन करके उसे कपड़े पहना देता है और वो बाहर की तरफ चला जाता है। अब सुबह के 4 बज चुके थे। वांगजी जो बहुत ज़्यादा गिल्टी था, वो पनिशमेंट लेने के लिए वहाँ पर नील डाउन हो जाता है। पूरी तरह सुबह होने के बाद जैसे ही उसके अंकल कुरेन देखते हैं कि उसका नेप्यू वहाँ पर नील डाउन हुआ है, तो वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक उसका नेप्यू कभी भी यहाँ पर पनिशमेंट लेने के लिए नहीं आया है। वो कभी गलतियाँ ही नहीं करता था। वो हमेशा दूसरों को गलतियों पर सजा देता था, मगर वो कभी भी गलती के लिए पनिशमेंट लेने नहीं आया था। यहाँ तक कि उसके क्लान के सभी लोग, जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि उनका हांग्युनजोन पनिशमेंट लेने के लिए नील डाउन हुए हैं, तो वो भी सभी बातें करने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि उनका हांग्युनजोन यहाँ पर पनिशमेंट ले रहे हैं। दूसरी तरफ विंग जो अपने आँखों को धीरे धीरे खोलने की कोशिश कर रहा था। रात भर रोने की वजह से उसकी आंखें स्वेलन हो गया था। वो धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चारों तरफ देखने लगता है। वो देखता है वांगजी उसके पास नहीं है, तो वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। वो जितनी बार उठने की कोशिश करता है, उतनी बार वो फिर से गिर जाता है। वो फिर से बहुत मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश करता है। वो खड़ा होकर धीरे धीरे मिरर के सामने जाता है। वो अपने फेस को जैसे ही देखता है, वो जैसे लगता है कि वो खुद नहीं है। उसके रोने के वजह से उसकी आंखें पूरी तरह स्वोलन हो गया था, उसकी नोज पूरी तरह रेड हो गया था और उसके लिप्स के कॉर्नर में एक बाइट मार्क है, जो अभी भी धीरे धीरे खून निकल रहा है। और वो अपने नेक की तरफ देखता है, जहाँ के चारों तरफ रेडिश हो गया था और बाइट मार्क भी है। अब वो अपना रोब को खोलने लगता है। वो देखता है उसकी पूरे बॉडी पर पूरी तरह रेड मार्क है और उसकी बॉडी पर उसके वांगजी के दांतों का निशान है। वो अभी अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था। कल रात की बातों को याद करते हुए वो रोने लगता है। वो अपने आप से नफरत करने लगता है। वो अपने आप को अभी मिरर में नहीं देखना चाहता। उसे अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील हो रहा था। अब वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है। वो डिसाइड करता है कि वांगजी के बारे में वो अंकल कोरेन से शिकायत करेगा। उसी समय अंकल कोरेन विंग का नाम गुस्से से लेते हुए जिंक्सी के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, जिन क्लान लीडर ठीक कहा था कि तुम एक नौकर के बेटे हो, तुम यहाँ पर डिजर्व नहीं करते, तुम एक कल्टीवेटर की वाइफ बनने की औकात भी नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी निप्यू वहाँ पर सजा ले रहा है। आज तक उसने कभी भी कोई गलती नहीं की थी, सब तुम्हारी वजह से। तुम यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। सिचेन जो अंकल के पीछे पीछे आया था, वो अपने अंकल को बहुत रोकने की कोशिश करता है, मगर अंकल उसके पीछे हटाते हुए कहते हैं, इसी के वजह से आज मेरा नेफ्यू आज इस हालत में है। सिचेन कहता है, अंकल अर्निंग से तो एक बार पूछ तो लो, उसने क्या किया है, क्या हुआ है उन दोनों के बीच जो वो सजा ले रहा है। मगर अंकल गुस्से से कहता है, सारी गलती इस नौकर के बेटे का होगा, मेरे नेफ्यू का कोई भी गलती नहीं है। इससे की ही गलती होगी, जिससे मेरी नेफ्यू इसकी गलती छुपाने के लिए वो वहाँ पर सजा ले रहा है, नहीं तो मेरी नेफ्यू कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता। वो दोनों विंग को नहीं देखे थे, क्योंकि विंग अपने कमरे में था। दूसरी तरफ विंग जैसे ही अपने अंकल की आवाज़ सुना था, वो वहाँ से खड़े होकर आने की कोशिश कर रहा था, मगर वो वहीं पर फिर से गिर पड़ा था। मगर वो फिर से खड़े होकर आने की कोशिश ही कर रहा था, मगर जैसे ही अंकल के मुंह से नौकर के बेटे यहाँ से चले जाओ ऐसी बातें सुनी, वो वहीं पर ही खड़ा हो गया। उन लोगों के सामने आने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। वो बस अपने कमरे में खड़े होकर इंतज़ार कर रहा था कि जैसे उसके अंकल और सिचेन जिंक्सी के बाहर चले जाए। जैसे ही वो लोग बाहर चले जाते हैं, वो धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर की तरफ आता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। वो वहीं पर ही नीचे बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि उसकी क्या गलती थी, उसने तो कुछ भी नहीं कहा था, फिर भी हमेशा उसे ही क्यों पनिशमेंट मिलता है। और उसे बचपन की बातें याद करने लगता है कि बचपन में भी उसके मैडम जेंग उसे इसी तरह मारते थे। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ छोटे बच्चे खिलौने से खेल रहे थे, तो एक बच्चा खड़ा होकर विंग को धक्का देते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी माँ ने कहा है तुम्हारे साथ ना खेलने के लिए, तुम एक नौकर के बेटे हो, यहाँ से चले जाओ।
जाओचंग गुस्से से खड़ा होकर उस बच्चे को धक्का देते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई से ऐसे बातें करने की। ऐसा कहकर वो उसे मुक्का मारने लगता है। उस बच्चे के नाक से खून निकलने लगता है। विंग जो अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है, वो अपने दोनों हाथों से जाओचेंग को कमर पकड़कर पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। उसे खींचातानी में वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। जाओचेंग का सर जाकर एक पत्थर से टकराने की वजह से वहाँ से खून निकलने लगता है। जैसे ही ये बात मैडम जियांग को पता चला, वो विंग को छड़ी से बहुत जोर से मारे थे। उसे 2 दिनों तक खाना नहीं दिए थे और उसे कमरे में लॉक करके रखे थे। यहीं पर ही फ्लैशबैक खत्म होता है। विंग जो नीचे बैठकर इस सब कुछ सोच रहा था, वो सोचता है, मैंने कभी भी कोई गलती नहीं की, मगर हमेशा दूसरों की गलती का सज़ा मुझे हमेशा मिलता रहा। मैंने हमेशा कोशिश की कि सभी को खुश रख सकूं। मैंने जियांग कबीला में हमेशा मैडम जियांग की बातें मानी, जिससे वजह से वो गुस्सा ना हो, मगर फिर भी उन्हें सज़ा मुझे देने के लिए कोई वजह की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमेशा ये कहकर सज़ा देती रही कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता। और यहाँ पर अंकल ने भी यही कहकर चले गए कि मैं यहाँ पर रहना डिज़र्व नहीं करता। क्या सच्ची में मैं इतनी ज़्यादा अनलकी हूँ जो मैं कहीं पर भी रहना डिज़र्व नहीं करता। दूसरी तरफ मैंग्यो जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके अंकल और उसके हस्बैंड जिंगसी के अंदर गए हैं, तो वो दौड़ के आकर उन लोगों से मिलने आता है। मगर वो बाहर ही देखता है कि उसके हस्बैंड अंकल वहाँ से आ रहे हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए अंदर आ जाता है। वो दरवाजे के पास खड़े होकर उनकी तरफ देखने लगता है, जो विंग अपने दोनों पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर रो रहा था। मैंग्यो विंग का नाम लेता है तो विंग धीरे धीरे अपना सर उठाता है। जैसे ही मैंग्यो विंग की ऐसी हालत देखता है, वो दौड़ के आकर उसके पास बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। कहता है, विंग क्या हुआ, तुम्हारे फेस इस तरह कैसे हुआ? और उसके नेक के पास देखने लगता है। कहता है, ये सब कुछ वांगजी ने किया? विंग कुछ नहीं कहता, बस रोते हुए आंखों से वो मैंग्यो की तरफ देखने लगता है। मैंग्यो कहता, आनिंग ये सब कुछ वांगजी ने गुस्से से किया। तुम कल मेरे भाई से बातें कर रहे थे, इसलिए ये सब कुछ किया उसने। मैंग्यो जैसे ही देखता है कि विंग उसकी बातों का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता, तो वो उसे पकड़कर रोने लगता है और कहता है, आनिंग इसमें वांगजी की कोई भी गलती नहीं है, उसे माफ़ कर दो। ये सारी गलती मेरी है, मैंने ही सारी बातें छुपा के रखा, जिसके वजह से वांगजी इतने ज़्यादा गुस्सा हो गया। नहीं तो वो ऐसा तुम्हारे साथ कभी भी नहीं करता। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है। विंग जो पूरी तरह सरप्राइज था कि मैंग्यो ये क्या कह रहा है, उसकी क्या गलती है। मैंग्यो विंग से थोड़ा सा दूर जाकर उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो। और उस रात की सारी बातें विंग को कह देता है। मैं ये सारी बातें अंकल और वांगजी को कह दूंगा, देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें मैंग्यो कहकर जिंगसी से बाहर की तरफ चला जाता है। विंग जब वहीं पर बैठकर रो रहा था, वो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, फिर से मैं सभी का बलि का बकरा मैं ही बन गया। ये कहकर वह हंसने लगता है। कुछ देर बाद हंसी को रोकते हुए कहता है, वांगजी मुझे प्यार करता है, इसे प्यार कहते हैं। ये कहकर वो खड़ा होता है। कहता है, नहीं, अंकल ने ठीक कहा, मैं यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करता, वांगजी को डिजर्व नहीं करता, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर वो धीरे धीरे जिंगसी से बाहर मेन गेट के पास चला जाता है। जो भी सारे स्टूडेंट के क्लान के लोग देखते हैं, वो सब विंग पर ही गुस्सा कर रहे थे। विंग कुछ नहीं कह रहा था, वो एक कपड़े से अपने मुंह को और बॉडी को ढकते हुए बस धीरे धीरे बस चले ही जा रहा था। दूसरी तरफ कुरे जो बहुत ज़ोर से गुस्सा हो गया था, वांगजी से पूछते पूछते कि क्या हुआ है, तुम इस तरह नील डाउन क्यों हुए हो? मगर वांगजी जो कुछ भी नहीं कह पा रहा था, वो बस सर झुकाते हुए रो रहा था। बस वो बोलेगा भी क्या, कहाँ से शुरू करेगा कि उसने अपनी वाइफ के साथ जो अपनी बातें अपने मन में भी नहीं सोच पा रहा है, वो सामने कैसे बोल पाएगा, वो भी अपने अंकल और भाई के सामने। जब उसके अंकल उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, तो वांगजी बहुत मुश्किल से थरथराते आवाज़ में कहता है कि अंकल मैंने विंग के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया और मैंने उसके साथ
फिर से वो चुप हो जाता है। फिर से अंकल की तरफ देखता है और फिर नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की। जैसे ही ये बात उसके अंकल कुरेन सुनते हैं वो पूरी तरह सदमे में चले जाते हैं। सिचन भी अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि उसका भाई ये क्या कह रहा है। थोड़ी देर बाद उसके अंकल कुरेन अपने डिसिप्लिन को आदेश देते हुए कहते हैं, उसे इतने कोड़े मारो जैसे उससे दिमाग से ऐसी गंदी बातें ही निकल जाए। उसे 300 कोड़े मारो। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इस एफएफ के बारे में आपको दूसरे एफएफ में स्टोरी बताया था कि मैं इसके एफएफ के ऑथर का नाम और क्यों डिले कर रहा हूँ लास्ट पार्ट में बताऊँगा, मगर शायद आप वो एफएफ नहीं सुनते हैं। मैंने सोचा था उसके लास्ट पार्ट में बताऊंगा, तो अभी मैं बता देती हूँ। इसका कोई ऑथर नहीं है फ्रेंड्स, इसे बस मेरे मन में एक स्टोरी था जो मैंने आप लोगों के पास रख ली। मैंने इसे लिखा भी नहीं है, मुझे लिखना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने वैसे ही मन में बस स्टोरी थी आप लोगों के सामने रखी, इसलिए इतनी ज़्यादा डिले में स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझेंगे और शायद यदि ये स्टोरी मुझे आप लोगों को अच्छी लगी तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आगे मैं इसे मेरे जो मन में स्टोरी होगा तो उसके पहले लिखूँगा, फिर बाद में आपके पास लाऊँगा। अगर इससे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ये पहली और आखिरी एफएफ होगी। अब ज़्यादा बातें हो गई। आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अच्छा या बुरा जो भी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे एक्सप्रेशन अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।